हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल जो बनाया गया आपको क्लास 12th के अकाउंटेंसी का नॉलेज देने के लिए। तो आज हम बात करेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं कि मैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से पहले की जो थ्योरी है वो पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपकी पिछली थ्योरी कंप्लीट हो जाए। पिछली थ्योरी में मैंने अकाउंटिंग में जो पहला चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था। मेनली मैंने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद बुक की जो थ्योरी है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, उसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फालतू की बातें करते हैं बंद और करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे दिया गया है। इसमें बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ केस रिसीव्ड एंड केस पेमेंट रिकॉर्डेड इन केस बुक। सिंपल वे में इन्होंने बता दिया है कि ये अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में बनता है और केस रिसीव्ड और केस पेमेंट रिकॉर्ड जो केस बुक में लिखे जाते हैं उनके बेसिस पर इसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद हाईलाइट की हुई लाइन है जो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। उसमें बुक में लिखा है कि इट इज़ अ समरी ऑफ केस एंड बैंक ट्रांजैक्शन अंडर वेरियस हेड। इसको एक समरी के नाम से जाना जाता है। किस चीज़ की समरी? केस और बैंक ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका अलग अलग हेड्स के अकॉर्डिंग समरी जो किया जाता है उसे ही हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। आगे इन्होंने बुक में लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑन डिफरेंट डेट विच अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ केस बुक शैल बी शो ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एज वन आइटम विथ इट्स टोटल अमाउंट। जैसे इन्होंने बताया है कि सब्सक्रिप्शन यानी जो मेंबर्स से चंदा मिलता है वो अलग अलग मेंबर से अलग अलग डेट को मिलता है और उसे केस बुक में डेबिट साइड में अलग अलग डेट को शो किया जाता है। लेकिन जैसे ही उससे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन की जो भी टोटल अमाउंट है उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो किया जाता है। इसी तरह से सिमिलरली सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फ्रॉम time to time as recorded on the credit side of the case book, but the total salary paid, total rent paid, total electricity charges paid during the year appear on the payment side of the received and payment account। इसी तरह से इन्होंने बात की है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भले ही इन्हें अलग अलग टाइम पे किया जाता है और पे करते समय इन्हें केस बुक में अलग अलग डेट को रिकॉर्ड किया जाता है, बट जब इनसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में इनकी टोटल अमाउंट, जैसे टोटल सैलरी अमाउंट, टोटल रेंट कितना पेड हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने पेड हुए हैं, उन सब की टोटल अमाउंट को पेमेंट साइड में शो किया जाएगा। आगे इन्होंने बात की है थस रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स summarized picture of various received and payments irrespective of whether they pertain to current period, previous period or succeeding period or whether they are capital or revenue nature। आगे इन्होंने बात की है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एक समराइज पिक्चर देता है अलग अलग तरह के रिसीव्ड एंड पेमेंट से रिलेटेड, भले ही वह रिसीव्ड एंड पेमेंट करंट ईयर से जुड़ा हुआ है, चाहे प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ है, चाहे आने वाले ईयर से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, चाहे वह कैपिटल नेचर का है, चाहे वह रिवेन्यू नेचर का है, सबके बारे में इसमें रिकॉर्ड्स रखा जाता है। यह कैपिटल रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चाहे वह 1 साल से जुड़ा हुआ हो, चाहे 1 से ज़्यादा साल का हो, सभी का अगर कोई रिसीव्ड और पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ है उन्हें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन केस आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। यहाँ आगे इन्होंने बात की है, बुक राइटर ने क्लियरली बुक में लिख दिया है कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो केस में नहीं हुआ है या नॉन केस ट्रांजैक्शन है जैसे डेप्रिसिएशन, उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाए। रेड लाइन से अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है।
The opening balance in received and payment account represents cash in hand, cash at bank, which is so on its received side, and the closing balance of this account represents cash in hand and cash at bank at the end of year, which appear on the credit side of received and payment account. However, if it is bank overdraft at the end, it shall be shown on the debit side एज द लास्ट आइटम। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओपनिंग का शो होता है वह डेबिट साइड में शो होता है सबसे शुरुआत में रिसिप्ट के कॉलम में, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ईयर के एंडिंग का, यानी केस जो भी पड़ा है दुकान में ईयर के एंडिंग में या बैंक में जितने भी पैसे या रुपए ईयर के एंडिंग में पड़े हैं उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लास्ट आइटम के रूप में क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। यहाँ मेन चीज़ यह ध्यान रखने की है कि अगर ईयर के एंड में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करना है या बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे आपको रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट के कॉलम में दिखाना होगा। आगे इन्होंने बताया है, लेट अस लुक एट द केस बुक ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब गिवन इन द एग्जाम्पल टू शो हाउ द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट हैज़ बीन वर्क आउट। इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है जिसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आएगा कि केस बुक से रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे वो एग्जाम्पल दिख ही रहा है। एग्जाम्पल में आपको गोल्डन क्रिकेट क्लब की एक केस बुक दी गई है। केस बुक में पहला कॉलम डेट, दूसरा रिसीव्ड, फिर एलएफ के बाद बैंक और के इसका कॉलम है, फिर उसी तरह से क्रेडिट साइड में डेबिट साइड की तरह डेट, पेमेंट, एलएफ, बैंक और केस का कॉलम दिया हुआ है। इसमें अलग अलग नामों से जो भी रिसिप्ट हुई है, जो भी पेमेंट किया गया है, उन सबको इन्होंने शो किया है। आगे इसके थ्रू जब एक समरी बनाई जाती है तो उसको इन्होंने आगे पार्ट 1 में शो किया है, जो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है। पार्ट 1 में इन्होंने क्लियरली नीचे हेड लगा दिया है, आइटम वाइज इंगेजिंग ऑन वेरियस रिसिप्ट, यानी वह आइटम जो अलग अलग रिसिप्ट को शो करते हैं। जैसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में 4 बार सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो उन्होंने चारों बार की टोटल नीचे लिख दी है। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन ऑफ 2013-14 यानी पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आया था उसकी टोटल अमाउंट इन्होंने शो कर दी है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 15-16 यानी नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी अमाउंट भी इन्होंने शो कर दी है। उसी तरह से इंट्रेंस फीस के 2 बार जो अमाउंट मिली है उनकी टोटल इन्होंने समरी में दिखा दी है। इसी तरह से लोकल रेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो भी अमाउंट इन्हें मिलती है उनकी टोटल अमाउंट्स इन्होंने दिखा दी है। फिर पार्ट बी ऑफ समरी ऑफ केस बुक में इन्होंने शो किया है वो आइटम्स जो वेरियस पेमेंट को शो करते हैं। इसमें पहला आइटम इन्होंने बताया है इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर इसी तरह से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 3 टाइम पेमेंट हुआ है तो उनकी टोटल इन्होंने शो कर दी है। लाइटिंग का 2 टाइम जो पेमेंट हुआ है उसकी टोटल अमाउंट इन्होंने करके दिखा दी है। आगे आपकी बुक में क्लियरली टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेट एंड टैक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वेजेस एंड सैलरी, पोस्टेज एंड कुरियर सर्विसेज, इन सब की टोटल्स अलग अलग पॉइंट के रूप में इन्होंने बुक में करके लिख दी है। इस तरह से रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के अलग अलग हेड्स की टोटल की जाती है जैसे इन्होंने की है। अब इनकी टोटल हो जाने के बाद नेक्स्ट वर्क जो होता है उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है, बुक में लिखा गया है, द अबाउ डाटा कैन ऑल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इन लेजर। A detailed illustrative list of item of received and payment account is given in figure first। यानी इसके आगे आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में यूज़ होने वाले आइटम्स की एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट आपको दी गई है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम यूज़ होते हैं, किन किन आइटम्स को इनमें यूज़ किया जाता है। तो ये आपके लिए
रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में शो होने वाले आइटम्स की लिस्ट है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम है उनको मैंने टिक भी कर दिया है ताकि उनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला कॉलम बात करते हैं, रिसिप्ट का कॉलम दे रखा है, इस पर सारे जो भी रिसिप्ट्स के आइटम है उन सबको इन्होंने दिखा दिया है, जिसमें पहला नाम है डोनेशन, कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या होता है। दूसरा है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस वह फीस होती है जो नए मेंबर्स के किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने पर उनसे ली जाती है। यानी अगर आप किसी स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करते हो तो पहली बार आपको ज्वाइनिंग के लिए जो फीस देनी होती है उसे एडमिशन फीस या इंट्रेंस फीस कहते हैं। तीसरा कॉलम इन्होंने दिया है लेगेसी। लेगेसी को हिंदी में कहते हैं वसीयत। वसीयत यानी जब कोई मेंबर्स अपनी पूरी प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी का कोई भाग किसी सोसाइटी को डोनेट करता है तो उसके थ्रू सोसाइटी को मिले हुए जो एसेट्स होते हैं उन्हें लेगेसी कहा जाता है, उसे रिसीव्ड साइड में शो किया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 एंड 5 सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स के हैं, यानी इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स बेचने से जो भी अमाउंट आती है उसे हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स को शो करता है, यानी मेंबर्स जो भी चंदा मिला है, जो भी सब्सक्रिप्शन हमें मिला है उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। आगे पॉइंट नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस यानी अगर कोई मेंबर्स अलग अलग टाइम पे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट पे नहीं करके सारी फीस एक साथ देना चाहता है तो उससे पूरी लाइफ के लिए जो एक टाइम के अंदर जो फीस ली जाती है उसे लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। ये भी रिसिप्ट साइड में दिखाई जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पॉइंट नंबर 9 में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पॉइंट नंबर 10 में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी। ये नॉर्मल आइटम्स है जिन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 11 में इन्होंने बताया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ डिविडेंड का मतलब शेयर्स पे मिलने वाली इनकम से है। तो इन्वेस्टमेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट से बाहर किया गया है, जैसे किसी को लोन दिया गया है, शेयर मार्केट में लगाया गया है, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीव्ड साइड में दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी। सो इंस्टीट्यूट जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करते हैं वो चैरिटी शोज़ ऑर्गेनाइज करती हैं और उनसे जो भी उन्हें पैसे प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शोज़ के नाम से रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप, कबाड़ बेचने से आने वाली अमाउंट होती है। पॉइंट नंबर 14 ग्रांट इन एड। जब गवर्नमेंट से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई हेल्प फाइनेंशियली कुछ अमाउंट मिलती है तो उसे ग्रांट इन एड के नाम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट एक मद है, एक आइटम है जिसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। और लास्ट टॉपिक इसका है मिसलेनियस रिसिप्ट, जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। अब बात करते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड की। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में जो पॉइंट्स, जो आइटम्स आपको दिए गए हैं उनमें से ज़्यादातर को आप समझते हैं, जानते हैं, तो उनके ओनली नॉर्मल डिस्कशन ही हम करेंगे। उसके अलावा जिनको टिक किया गया है उनके बारे में आपको समझाया भी जाएगा। तो पहला पॉइंट है आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, दूसरा परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तीसरा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, फोर्थ है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिफ्थ है पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेज, सिक्स्थ है एडवर्टाइजमेंट, सेवन्थ है वेजेज एंड सैलरी। ये पेमेंट के कुछ आइटम हैं जिनके थ्रू अगर इन आइटम्स में अगर पेमेंट किया जाता है तो उसे पेमेंट साइड में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपके दिया हुआ है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब अगर कोई बाहर से एम्प्लॉय बुलाया जाता है, उसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाने के बदले जो पेमेंट किया जाता है उसे ऑनरेरियम के नाम से रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है टेलीफोन चार्जेस, पॉइंट नंबर 10 है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, पॉइंट नंबर 11 है रिपेयर एंड रिन्यूअल। ये नॉर्मल आइटम्स हैं जो आप नॉर्मली अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। ये पेमेंट्स है जिसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है अपकीप ऑफ प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड की साफ़ सफाई रख रखाव के लिए जो भी खर्चा हुआ है उसे पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। कन्वेंस चार्जेज, जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी कन्वेंस दिया जाता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनके जो भी खर्चे होते हैं उन्हें कन्वेंस चार्जेस के नाम से पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पेरिडिकल्स,
पेरियोडिकल्स का सीधा सा मतलब है किसी दूसरी संस्था के थ्रू मंगाई जाने वाली मैगजीन्स या जिसे हिंदी में कहते हैं पत्रिकाएं, जो हर वीक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आती हैं। तो उन पेरियोडिकल्स या जैसे हम कह सकते हैं मैगजीन्स के लिए जो भी सब्सक्रिप्शन पे होता है उसे पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। ऑडिट फीस का मतलब होता है अकाउंटिंग का टैली करवाने के लिए, अकाउंटिंग की चेकिंग करवाने के लिए जो बाहर से ऑडिटर्स या अकाउंटेंट बुलाए जाते हैं, उनको अकाउंट चेक करने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसे ऑडिट फीस कहते हैं। इसे पेमेंट साइड में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, म्यूनसिपल चार्जेस या म्यूनसिपल टैक्सेस, चैरिटीज़ और इंश्योरेंस, ये कुछ अदर आइटम्स है जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में शो होते हैं। इसके बाद इन्होंने बुक में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है जो आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे दिया गया है। आपको इसे अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हर एक जो भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा वो इसी फॉर्मेट में बनेगा। सारे आइटम्स इसमें शो किए गए हैं। इनके ऊपर मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो भी अलग से बनवा दूंगा जिसके थ्रू आपको इन आइटम्स को समझने में आसानी रहेगी। वैसे इसमें से ज़्यादातर आइटम्स हमने ऊपर डिस्कशन कर लिए हैं, तो जो भी बचे हुए आइटम्स हैं उनके लिए अलग से वीडियो अलग से बनवा दिया जाएगा। तो अभी बात करते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें सबसे ऊपर टाइटल के रूप में लिखा जाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो भी डेट है उस तारीख को इसमें लिख दिया जाता है। इसके बाद रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो 4 कॉलम में बनाया जाता है। पहले 2 कॉलम रिसिप्ट और अमाउंट को शो करते हैं और दूसरे 2 कॉलम होते हैं जो पेमेंट और अमाउंट को शो करते हैं। पहले 2 कॉलम को डेबिट साइड के नाम से बुलाते हैं और दूसरे दोनों कॉलम को क्रेडिट साइड के नाम से बुलाते हैं। डेबिट साइड में जो भी आइटम या जो भी पर्टिकुलर जो भी आइटम्स लिखे जाते हैं उन सबको 2 के साथ लिखा जाता है, और पेमेंट साइड में जो भी आइटम्स लिखे जाते हैं उन्हें बाई के साथ लिखा जाता है। आपकी जो नई बुक्स हैं उसमें 2 और बाई का जो फॉर्मेट है उसे हटा दिया गया है, तो आप चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं और नहीं लिखें तो भी बुक में हट जाने के कारण आपको इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं इसके फॉर्मेट्स के अलग अलग आइटम्स के बारे में। तो फॉर्मेट का पहला आइटम है, इसमें इन्होंने लिखा है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी यानी जो ईयर के ओपनिंग का बैलेंस है उसे इसमें हमें शो करना है, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिखाया जाएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे इन्होंने दूसरी साइड में दिखा दिया है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में दिखाना है। उसके बाद जो भी रिसिप्ट है उन्हें रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, जो भी पेमेंट है उन्हें पेमेंट साइड में दिखाएंगे। और ईयर के एंडिंग में जो भी बैलेंस सीडी बच जाता है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से पेमेंट साइड में लास्ट आइटम के रूप में दिखाते हैं। अगर लास्ट में अमाउंट डेबिट साइड का बच जाता है तो उस समय हम डेबिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। इन्होंने बुक में इसको गलत लिख लिया है, यहाँ बैलेंस सीडी आएगा जबकि इन्होंने बुक में बैलेंस बीडी लिख लिया है। इसे आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने नीचे स्टार के रूप में शो किया है, देयर विल बी आइदर ऑफ 2 अमाउंट ईच एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट बोथ। तो क्लियर फॉर्मेट में इन्होंने क्लियर कर लिया है कि बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों को साथ में नहीं दिखाया जाएगा, या तो कोई अमाउंट बैंक में हो सकती है या बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में हो सकती हैं, तो इन दोनों को साथ में नहीं लिखना है। या तो बैंक आएगा या बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में कोई अमाउंट आएगी। आगे आपकी बुक में लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द रिसिप्ट एंड पेमेंट it may be noted that the receipt side of received and payment account gives a list of renewal receipt for past, current and future period as well as capital received. Similarly, the payment side of received and payment account lists the revenue payment for present, past or future period as well as capital payment. इन्होंने यहाँ क्लियर कर लिया है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में सारी रिवेन्यू रिसिप्ट, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे प्रीवियस ईयर की है, चाहे नेक्स्ट ईयर की है, लिखी जाएगी, और चाहे कैपिटल रिसीव्ड है तो भी उन्हें लिखा जाएगा। उसी तरह से पेमेंट साइड में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे रिवेन्यूअल पेमेंट है, चाहे पिछले ईयर का है, चाहे करंट ईयर का है, चाहे नेक्स्ट ईयर का है, और चाहे कैपिटल पेमेंट ही क्यों ना हो, उन सभी को पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के साइलेंट फीचर के बारे में, जो हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को समझने, उसको बनाने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो साइलेंट फीचर का जो पहला पॉइंट है जिसमें इन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो है इट इज़ अ समरी ऑफ केस बुक। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को केस बुक की समरी कहा जाता है। इट्स फॉर्म्ड इज आइडेंटिकल विथ दैट ऑफ सिंपल केस बुक विदाउट डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम with debit and credit side. Receipts are recorded on the debit side while payment are entered on the credit side. आगे इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है कि यह सिंपल केस बुक के जैसा ही दिखता है। इसमें भी सिंपल केस बुक की तरह केस का कॉलम होता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट के कॉलम होते हैं। सिंपल केस बुक में जैसे डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट और पेमेंट साइड में सारी क्रेडिट्स को शो किया जाता है, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सारी रिसिप्ट और पेमेंट साइड में सारी पेमेंट अमाउंट को शो किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया है इट शोज द अमाउंट ऑफ ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच दे पर्टेन। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2016 were recorded the total subscription received during 2015-16 including the amount related to the year 14-15 and 16-17. Similarly, tax paid during 15-16 even if they related to the year 14-15 and 16-17. पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने क्लियर किया है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम किसी भी आइटम को लिखते समय पीरियड का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि जो रिसीव्ड एंड पेमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ है उसी के बेस पर हम उसकी एंट्री करते हैं। या इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि वो किस पीरियड से रिलेटेड है। यानी अगर मुझे कोई ऐसी अमाउंट मिलती है, ऐसी अमाउंट रिसीव्ड होती है जो पिछले साल से या नेक्स्ट ईयर से जुड़ी हुई है, फिर भी एक रिसिप्ट ट्रांजैक्शन होने के कारण मैं उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाऊंगा। उसी तरह से अगर कोई पेमेंट मैं करता हूं जो इस ईयर से जुड़ी हुई हो, चाहे पिछले ईयर से जुड़ी हुई हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से जुड़ी हुई हो, उन सभी को एक पेमेंट ट्रांजैक्शन होने के कारण रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में शो किया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बुक में क्लियर किया है इट इंक्लूड्स ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्लियर कर लिया है कि चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यूअल नेचर का हो, लेकिन अगर वो रिसिप्ट और पेमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्लियर किया गया है नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड इन केस और थ्रो बैंक with the exception of opening or closing balance. The total amount of each received and payment is so in this account. इन्होंने क्लियर किया इस पॉइंट में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो केस और बैंक ट्रांजैक्शन है उनको सेपरेट नहीं लिखा जाएगा, दोनों ट्रांजैक्शन को मिक्स तौर पे ही लिखा किया जाएगा, मिक्स तौर पे ही लिखेंगे। यहाँ मेन चीज़ ये है कि एक एग्जेप्शन आपको याद रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसमें रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट को अलग अलग शो किया जाएगा। बाकी हर आइटम में चाहे वह केस में पेमेंट हुआ है, चाहे वह बैंक से पेमेंट हुआ है, चाहे केस में रिसीव्ड हुआ है, चाहे बैंक में पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, सभी को रुपीज़ के कॉलम में ही शो किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में मेंशन किया गया है नो नॉन केस आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम etc आर शोन इन दिस अकाउंट। जो भी केस से जुड़े हुए आइटम नहीं है उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन या पिछला जो भी बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या जो भी इनकम आनी बाकी है यानी एक्रूड इनकम है, भले ही वो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइटम है, फिर भी वो केस में कोई भी ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 it begins with opening balance of cash in hand and cash at bank or bank overdraft and close with the year end balance of cash in hand, cash at bank or bank overdraft. In fact, the outstanding balance in this account difference between the total amount of received and payment, which is usually a debit balance, reflect cash in hand and cash at bank unless they in
अ बैंक ओवरड्राफ्ट। पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने क्लियर कर लिया है कि जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होगी। इसकी शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाएगा, यानी ईयर की ओपनिंग में जो भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक था उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम के रूप में लिखा जाएगा, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट शुरुआत में था तो उसे पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम के रूप में दिखाया जाएगा। इसी तरह से इसकी जो क्लोजिंग होगी, जो एंडिंग होगी, वो ईयर के एंडिंग बैलेंस से होगी, यानी ईयर के एंडिंग में जो भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है उसे लास्ट आइटम के रूप में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा, और अगर लास्ट आइटम में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लास्ट आइटम के रूप में दिखाया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट आइटम है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय याद रखना है, समझ में आना चाहिए। आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के फॉर्मेट्स के जो स्टेप्स हैं उन्हें बताया गया है। वैसे इसको एक अलग वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा, फिर भी बुक में लिखे हुए हैं तो इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए तो उन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पेज नंबर 10 पे आपको दिया हुआ है स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के स्टेप। फर्स्ट पॉइंट, टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड एंटर देम ऑन द डेबिट साइड, यानी सबसे पहले आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे लेना है और उसे डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड में लिख देना है। इन केस there is bank overdraft at the beginning of year, enter the same on the credit side of this account। और यदि शुरुआत में बैंक में कोई अमाउंट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है, तो उसे हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सो द टोटल अमाउंट्स ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड so the total amount of all receipt on its debit side irrespective of their nature and whether they pertain to past, current and future period। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम टोटल रिसीव्ड अमाउंट को डेबिट साइड में शो करेंगे। यहाँ इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा कि वो किस पीरियड से रिलेटेड है। अगर ट्रांजैक्शन हमारे इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है तो हम उसे लिखेंगे, भले ही वो पिछले साल का हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। इसी तरह से हम उसमें रेवेन्यू और कैपिटल का कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल पेमेंट ऑन इट्स क्रेडिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कैपिटल और रेवेन्यू, वेदर दे पर्टेन टू पास्ट, करंट एंड फ्यूचर पीरियड। इसी तरह से हम पेमेंट का ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 2 में हमें बताया था कि सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में लिखा जाएगा, उसी तरह से पॉइंट नंबर 3 में भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू का ध्यान नहीं रखा जाएगा, चाहे वह इस ईयर का है, चाहे नेक्स्ट ईयर का है, चाहे प्रीवियस ईयर का है, सभी पेमेंट सारे ट्रांजेक्शन इसमें शो किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, नॉन ऑफ द receivable income and receivable expenses is to be entered in this account as they do not involve inflow or outflow of cash। आगे क्लियर किया गया है कि चाहे भले ही कोई इनकम आनी हो, चाहे कोई एक्सपेंसेस पे करना हो, उन्हें हम इस अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इनसे कोई भी केस का इनफ्लो और आउटफ्लो जनरेट नहीं होता है, ना तो पैसे आते हैं ना ही पैसे जाते हैं, इसलिए ये केस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में एक्सप्लेन किया गया है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द total of credit side of the account and enter the same on the credit side as the closing balance of cash or bank। In case however the total of credit side is more than that of the total of debit side, so the difference on the debit side as bank overdraft and close the account। लास्ट में हम दोनों साइड की जो टोटल है उसे निकालेंगे, यानी पहले रिसिप्ट साइड की टोटल करेंगे, फिर पेमेंट साइड की टोटल करेंगे, फिर रिसिप्ट साइड की टोटल में से पेमेंट साइड की टोटल लेस कर लेंगे, और जो भी अमाउंट बचेगा उसे हम क्लोजिंग फिगर के रूप में, क्लोजिंग बैलेंस के रूप में, लास्ट आइटम के रूप में बैलेंस सीडी के नाम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से दिखा देंगे। और अगर
लास्ट में पेमेंट साइड की टोटल ज़्यादा आ जाती है और रिसिप्ट साइड की टोटल कम आ जाती है, तो उस कंडीशन में बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और उसे रिसिप्ट साइड में लास्ट आइटम के रूप में लिखा जाएगा। बैंक को बैलेंस सीडी में ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाया जाएगा और इसी तरह से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 4 को एक्सप्लेन किया है, सॉरी पेज नंबर 4 के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो केस बुक दी थी उसकी जो समराइज्ड डिटेल थी उसको इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है और उसके बाद इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के भी दिखा दिया है, जिसे हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे का जो वीडियो है उसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो रिलेटेड थ्योरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अगले वीडियोस में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।